हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्य किरण पाठशाला पे। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर रीट प्री और मेंस 2025 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जा रही है। दोस्तों, इसी श्रृंखला में ये इंग्लिश सब्जेक्ट का वीडियो है। इंग्लिश सब्जेक्ट में कुछ मैंने फॉर्मल वीडियोज अपलोड कर दिए, जैसे फिगर ऑफ स्पीच, और इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स में जैसे एलिजी एंड सोनेट का वीडियो अपलोड इस चैनल के ऊपर कर दिया है। और इसी श्रृंखला में अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी श्रृंखला में हम ले रहे हैं लिटरेरी टर्म्स के अंदर ड्रामा। अब देखिए दोस्तों, ड्रामा क्या होता है। ड्रामा एक ग्रीक वर्ड से बना है। ड्रामा एक ग्रीक वर्ड से बना है। उस वर्ड का नाम क्या है? ड्रेन। क्या है? ड्रेन। और उस ड्रेन का शाब्दिक क्या अर्थ होता है? टू डू एक्ट। टू डू एक्ट। टू डू एक्ट मतलब कोई क्रिया करना। टू डू परफॉर्म। ठीक है, कोई ना कोई क्रिया करना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम समय बिना बर्बाद के ही शुरू करते हैं कि बीच में देखो कुछ ब्रीफ चीजें आप लोगों को पता होती है। फिर भी क्या एक्चुअली बहुत कम समय है, क्योंकि जनवरी के अंदर एग्जाम एक्सपेक्टेड है। जनवरी में कभी भी एग्जाम हो सकती है। तो जो भी इसेंशियल टॉपिक्स है उसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, और जो कि एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और आपकी बहुत अच्छी खासी स्कोरिंग होगी इसमें। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है ड्रामा का? इट इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ये क्या है? साहित्य का एक प्रकार है। इट इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर इंटेंडेड टू बी परफॉर्म ऑन द स्टेज बिफोर एन ऑडियंस इज कॉल्ड ड्रामा। मतलब ड्रामा क्या होता है? ड्रामा एक क्रिया होती है जो ऑडियंस के सामने परफॉर्म की जाती है। ऑडियंस के सामने क्या दिखाई जाती है? किसके ऊपर? स्टेज के ऊपर। स्टेज जानते हो ना? तो ये क्या है? एक साहित्यिक प्रकार है। ड्रामा क्या है? एक साहित्यिक प्रकार है जो कि जो दर्शक होते हैं उनके सामने स्टेज के ऊपर क्या परफॉर्म किया जाता है। ये क्या कहलाता है? अपना ड्रामा कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट में थोड़ा इस चीज को समझो। वन हु राइट्स ड्रामा, जो ड्रामा लिखता है या डायरेक्ट करता है। वन हु डायरेक्ट्स ड्रामा, वन हु राइट्स ड्रामा इज द सेम थिंग। ठीक है। वन हु राइट्स ड्रामा इज नोन एज ड्रामिस्ट। उसको क्या बोलते हैं? ड्रामिस्ट बोलते हैं दोस्तों। जो ड्रामा लिखता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ड्रामिस्ट बोलते हैं, या फिर उसको बोला जाता है प्ले राइट। उसको क्या कहा जाता है? प्ले राइट। ये क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। वन हु राइट्स ड्रामा, ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्ले राइट कहलाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड वन देखो, ड्रामा इज प्रेजेंटेशन ऑफ एक्शन ऑन स्टेज थ्रू एक्शन। ठीक है। अब ध्यान देना, ड्रामा क्या है? कुछ क्रियाओं का परफॉर्मेंस है। किसके ऊपर? स्टेज के ऊपर। थ्रो एक्शंस नहीं, यहां पे आएगा दोस्तों थ्रो एक्टर्स। ठीक है। ड्रामा प्रेजेंट किया जाता है क्रियाओं के द्वारा। किसके ऊपर? स्टेज के ऊपर। ठीक है। स्टेज के ऊपर किसके द्वारा? एक्टर्स के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, इट इज अ पार्ट ऑफ अ ड्रामा, इट इज अ एलिमेंट ऑफ अ ड्रामा। एक ड्रामा का ये भी क्या एक तत्व है। एक्टर क्या होता है? वन हु परफॉर्म ऑन द स्टेज। हु इज दोज गाइज? वो क्या कहलाते हैं? एक्टर्स कहलाते हैं। जो परफॉर्म करते हैं स्टेज के ऊपर उनको क्या कहा जाता है? एक्टर्स कहा जाता है। ठीक है। तो ड्रामा के बारे में ये चीजें आपको पता चल गई। फोर्थ वन देखो दोस्तों, इट इज अ रिटर्न primarily to be performed not read। शुरुआत में इसको जो लिखा गया था वो किसके लिए लिखा गया था? कि इसको सिर्फ क्या किया जाना चाहिए? स्टेज के ऊपर एक्टर्स के थ्रू परफॉर्म किया जाना चाहिए। एक्टर्स के थ्रू क्या किया जाना चाहिए? परफॉर्म किया जाना चाहिए। लेकिन आजकल एक ड्रामा का एक पार्ट होता है, वो क्या एक्चुअली रीड करने के लिए भी होता है। लेकिन शुरुआती तौर पे अगर ड्रामा को लिखा गया था प्रीमेरिली, शुरुआती, इट इज रिटन प्रीमेरिली टू बी परफॉर्म, उसको परफॉर्म करने के लिए ऑन स्टेज, स्टेज के ऊपर, नॉट रीड, पढ़ने के लिए नहीं था। लेकिन आज एक ड्रामा का एक पार्ट होता है, वो पढ़ने के लिए भी है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि आपको तो दिमाग में ये रखना चाहिए कि ड्रामा क्या है। इट इज अ स्क्रिप्ट टू बी परफॉर्म ऑन द स्टेज थ्रू एक्टर्स, मतलब ये क्या है? एक स्क्रिप्ट होती है जिसको परफॉर्म किया जाता है स्टेज के ऊपर, और परफॉर्म करने वाले क्या कहलाते हैं? एक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, आपके माइंड में ये आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ड्रामा के अंदर हम चर्चा करेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ ड्रामा, कि एक ड्रामा, या बोल सकते हो इसको प्ले। प्ले प्ले भी बोल सकते हो, नाटक बोल दो या ड्रामा बोल दो।
प्ले या ड्रामा के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट वन, स्क्रिप्ट। तो आपने सुना होगा स्क्रिप्ट क्या होता है। तो स्क्रिप्ट ध्यान देना, रिटर्न पेजेस पेजेस ऑफ अ प्ले, कि जो लिखे हुए जो पेज होते हैं, लिखे हुए जो पन्ने होते हैं एक नाटक के, वो क्या कहलाते हैं, आपकी स्क्रिप्ट कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्टली इस प्रकार के प्रश्न आते हैं रीट के अंदर या रीट प्री या मेंस के अंदर, कि व्हाट इज द मीन बाय स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, रिटर्न रिटर्न पेजेस ऑफ अ प्ले, एक नाटक के जो लिखे हुए जो पेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके स्क्रिप्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड वन, सीन। सीन की बात करें कि सीन क्या होता है, एक ड्रामा या प्ले, ड्रामा या नाटक या प्ले जिसे बोला जाता है, उसमें एक सीन क्या होता है। तो ध्यान देना दोस्तों, ये बहुत बार पूछे हुए हैं, सारे के सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान लगा के इन चीजों को समझना। इट इज अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ अ प्ले, कि कोई भी नाटक, प्ले का मतलब क्या होता है, नाटक, नाटक की सबसे छोटा जो रूप होता है वो होता है क्या, सीन। आपको पूछ ले, व्हाट इज द शॉर्टर फॉर्म ऑफ अ प्ले, व्हाट इज दैट, वो क्या कहलाता है, आपका सीन कहलाता है किसी नाटक। या आपको वो बोल सकता है व्हाट इज द शॉर्टर फॉर्म ऑफ ड्रामा, व्हाट इज दैट, दैट इज सीन, वो क्या कहलाता है, आपका सीन कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ड्रामा या फिर एक प्ले का सबसे छोटा जो रूप होता है वो क्या कहलाता है, सीन कहलाता है। ठीक है, अकर्स वन लोकेशन, जो एक लोकेशन, लोकेशन जानते हो ना, जो मतलब एक बोल सकते हैं अ, जहां पे इंसान होता है, एग्जैक्टली पिन पॉइंट बोल सकते हैं, जियोग्राफिकल पिन पॉइंट, दैट इज लोकेशन, एट स्पेसिफिक टाइम, एक विशिष्ट समय के अंदर, जो एक एक लोकेशन के बारे में बताता है, जो कि शॉर्टर फॉर्म होता है किसी नाटक का, वो क्या कहलाता है, सीन कहलाता है। ठीक है, आपके माइंड में ये चीजें होनी चाहिए। अब थर्ड वन देखो, एक्ट। एक्ट क्या होता है भाई, एक प्ले या ड्रामा के अंदर एक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मल्टीपल सीन्स मेकअप एक्ट, कि बहुत सारे जो सीन मिलकर, बहुत सारी जो सीन है, मैंने क्या बोला, एक ड्रामा या एक प्ले का सबसे छोटी जो इकाई होती है, या बोल सकते हैं सबसे शॉर्टर फॉर्म होता है एक प्ले का या ड्रामा का, वो सीन होता है। और बहुत सारे सीन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक पर्टिकुलर, जो कि एक सेंस देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक्ट। स्पेसिफिक सेंस देते हैं, एक विशिष्ट क्या अर्थ देते हैं, एक विशिष्ट भाव को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो एक्ट क्या है, एक्ट क्या करता है कि बहुत सारे सीन मिलकर एक एक्ट का निर्माण करते हैं, जो कि एक विशिष्ट भाव को दर्शाते हैं। अ एक्ट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक इमोशन इन अ ड्रामा और अ प्ले। ठीक है, एक ड्रामा या प्ले के अंदर ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। फोर्थ वन, सेट। सेट क्या कहलाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेज दैट शोज प्लेस और टाइम। ध्यान देना, जो स्टेज बनता है ड्रामा या प्ले के लिए, जो स्टेज का निर्माण, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, निर्माण करना, तो स्टेज का निर्माण होना, जो कि प्रदर्शित करता है, ये स्टेज का निर्माण करना जो कि प्रदर्शित करता है कोई विशिष्ट स्थान को और समय को, कोई विशिष्ट समय या स्थान को प्रदर्शित करने वाला, जो कि क्या होता है, स्टेज का निर्माण करता है, तो दैट इज सेट, दैट इज सेट। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टेज दैट शोज प्लेस और टाइम, दैट इज स्टेज। ठीक है, ये माइंड में रखना दोस्तों, पूछे जाते हैं डायरेक्टली एग्जाम में, आपको ऐसे ही ऑप्शन मिल जाएंगे। फिफ्थ वन, अगर एलिमेंट की बात करें कि एक ड्रामा या प्ले के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो फिफ्थ वन देखो, प्रॉप्स। प्रॉप्स की बात करें यदि, आइटम्स यूज्ड ऑन स्टेज, कोई भी जो उपकरण है, आइटम्स हैं, जो कि प्रयोग में लिए जाते हैं, किसके द्वारा, एक्टर्स के द्वारा, किसके ऊपर, स्टेज के ऊपर, यानी कि स्टेज के ऊपर एक्टर्स के द्वारा जो भी उपकरण काम में लिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रॉप्स कहलाते हैं। ये एग्जाम्स में पहले पूछे हुए भी, सीटेट के अंदर भी पूछा हुआ है, हो सकता है रीट में भी आ जाए, और फॉर्मल, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना प्रॉप्स क्या होता है। तो प्रॉप्स क्या होता है, आइटम यूज्ड ऑन स्टेज बाय एक्टर्स, दैट इज प्रॉप्स। व्हाट आर दे आर प्रॉप्स। ठीक है, तो याद रखना इन चीजों को। सिक्स वन, ध्यान देना दोस्तों, एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर जानते हो ना, वातावरण, कि एक प्ले या जो ड्रामा होता है उसका एटमॉस्फेयर कैसा होता है, कि वो ट्रेजिक है कि कॉमेडी है, या फिर एक्चुअली एट अ पर्टिकुलर टाइम व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर देयर, कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉन्क्लूजन चल रहा है, इस प्रकार की किस प्रकार का एक्चुअली एटमॉस्फेयर चल रहा है एट ए टाइम और प्लेस, दैट इज एटमॉस्फेयर। या बोल सकते हैं कि ऑडियंस, व्हाट ऑडियंस आर जस्ट फीलिंग while watching the play or a drama, that is
एटमॉस्फेयर। वो क्या है? एटमॉस्फेयर एग्जैक्टली, कि जो जो दर्शक होते हैं वो ड्रामा या प्ले को देख रहे होते हैं, वो कौन सा इमोशन फील कर रहे होते हैं सराउंडिंग देम, उनके चारों तरफ, या मतलब उनके किस प्रकार के इमोशंस होते हैं उस टाइम में। तो वो क्या है एग्जैक्टली, क्या एटमॉस्फेयर है, किसका? ड्रामा का एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर का मतलब यही है कि ड्रामा का एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर प्लेस, या एट अ पर्टिकुलर सीन, किस प्रकार का इमोशन वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एग्जैक्टली वो क्या कहलाता है? वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के अंदर या एलिमेंट्स ऑफ प्ले के अंदर हम चर्चा कर रहे थे, तो कुछ मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया। आप नेक्स्ट वन देखिए दोस्तों, सिक्स वन, छठवा, ड्रामेटिक स्पीच, कि ड्रामा के अंदर जो बोला जाता है थ्रू एक्टर्स, एक्टर्स के द्वारा जो कुछ भी बोला जाता है मुंह के द्वारा, वो क्या कहलाता है? ड्रामेटिक स्पीच कहला जाता है। वो ड्रामेटिक क्या कहलाता है? ड्रामेटिक स्पीच कहला जाता है, या एक्टर्स का कथन कहलाता है। ये बोल सकते हैं दिस इज द जस्ट लाइक अ एक्टर्स स्टेटमेंट। जो एक्टर्स का जो स्टेटमेंट होता है ना, वही होता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? ड्रामेटिक स्पीच बोल सकते हैं। वो तीन प्रकार का होता है ज्यादातर ड्रामा या प्ले के अंदर, और ये पूछा जाता है, ध्यान देना, डायलॉग। तो बोल सकते हैं कि बिटवीन टू, और बोल सकते हैं टॉकिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन, दैट इज डायलॉग। वो क्या कहलाता है? डायलॉग कहलाता है, कि टॉकिंग बिटवीन टू पर्सन और मोर देन टू पर्सन, मतलब एटलीस्ट कम से कम, यानी डायलॉग के अंदर बातचीत करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, वहां दो एक्टर्स की आवश्यकता होती है। उनके दो एक्टर्स के बीच में यदि बातचीत हो रही है, तो वो क्या कहलाती है? डायलॉग कहलाती है ये। या फिर बोल सकते हैं दो या दो से अधिक एक्टर्स के बीच में जो बातचीत होती है, टॉकिंग बिटवीन टू एक्टर्स और मोर देन टू एक्टर्स, दैट इज व्हाट? दैट इज डायलॉग। वो क्या कहलाता है? आपका डायलॉग कहलाता है। समझ में आ गया आपका? तो ये क्या है? टॉकिंग बिटवीन टू और मोर देन टू एक्टर्स। ठीक है, बातचीत दो या दो से अधिक एक्टर्स के बीच में यदि ड्रामा के दौरान, ड्रामा या प्ले के दौरान, या जिसको नाटक बोलते हो आप, ड्रामा या नाटक बोलते हो, उसमें दो करेक्टर होते हैं, करेक्टर बोल दो या एक्टर्स बोल दो, दो करेक्टर्स या एक्टर्स के बीच में, या दो से अधिक एक्टर्स या करेक्टर्स के बीच में जो बातचीत हो रही है, वो क्या कहलाएगी? आपकी डायलॉग कहलाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मोनोलॉग। अब ध्यान देना, ये भी क्या है? ये है वन पर्सन टॉकिंग। वन पर्सन टॉकिंग बोलते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? वन पर्सन टॉकिंग, एक व्यक्ति की बातचीत बोल सकते हैं। कैसे? इट इज अ लॉन्ग टॉकिंग बिटवीन टू पर्सन बाई अ सिंगल वन। ध्यान देना, इट इज अ इट इज अ लॉन्ग टॉकिंग, इट इज अ लॉन्ग टॉकिंग बिटवीन टू पर्सन। ठीक है, बिटवीन टू पर्सन, ये क्या है? दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है। कभी कभार क्या होता है कि ये व्यक्ति है, ये सामने वाला व्यक्ति क्या है? सिर्फ सुन रहा होता है, इसको इसको सुन रहा होता है। ये लंबी बातचीत, मतलब अपनी जो आंतरिक भावना, इनर मोस्ट जो थॉट्स होती हैं, इसमें मोनोलॉग में क्या करता है? वन पर्सन टॉकिंग में इनर मोस्ट थॉट्स, जो अपनी आंतरिक जो सोच होती है किसी, जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, जिसमें एक तो क्या है? साइलेंट लिसनर होता है। मोनोलॉग में क्या होता है? एक साइलेंट लिसनर है, वो बोलता नहीं है। हालांकि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में ही बातचीत होती है, लेकिन उसमें क्या एक्चुअली क्या होता है मोनोलॉग में, कि इट इज अ लॉन्ग टॉकिंग, कि बातचीत के दौरान एक व्यक्ति इतना लंबा स्टेटमेंट देता है, एक व्यक्ति बोलते हुए इतना लंबा स्टेटमेंट देता है कि उसके बोलने के दौरान जो दूसरा वाला जो कैरेक्टर होता है, सिर्फ और सिर्फ उसको सुनता है, उस स्टेटमेंट को। और जो बोलने वाला स्पीकर होता है, वो क्या करता है? अपनी आंतरिक भावनाओं को, इनर मोस्ट जो थॉट्स होती हैं, उसके मन में जो चल रहा होता है, वो सारा का सारा बखान कर देता है। किसको? टू द अदर करेक्टर्स ऑन द स्टेज। तो मोनोलॉग क्या है? वन पर्सन टॉकिंग, या इट इज अ लॉन्ग टॉकिंग, इट इज अ लॉन्ग टॉकिंग in which a speaker expresses his innermost thoughts, to the silent listener, जो कि साइलेंट लिसनर होता है, उसको क्या बोल, अपनी जो इनर मोस्ट थॉट्स है वो सुनाता है विद लाउड वॉइस, मतलब ऊंची आवाज में बोल देता है वो विद लाउड वॉइस, तो दैट इज मोनोलॉग। वो क्या कहलाता है? मोनोलॉग कहलाता है। ध्यान देना है आपके, मोनोलॉग क्या होता है?
मोनोलॉग में देखो इसको समझो, डायलॉग में दो व्यक्ति होते हैं, एक दूसरे से बात, एक स्पीकर ये हो गया, ये लिसनर हो गया, तो ये इसको कुछ बोलेगा, ये इसको कुछ बोलेगा, दैट इज डायलॉग। वो क्या कहलाएगा? डायलॉग कहलाएगा। मोनोलॉग में क्या होता है, ये है और ये है, ठीक है, दो व्यक्ति होंगे, तो ये मोनोलॉग में कैसे होगा, ध्यान देना। ये जो होता है, ये तो हो गया एक तरह से लिसनर, सुनने वाला। बातचीत हो रही थी लेकिन अचानक क्या हुआ, ये वाला पर्सन बोलने लग गया, और ये क्या होगी, ये जो बातचीत बोल रहा है, स्पीकिंग, इट इज अ लॉन्ग स्पीकिंग, बोल सकते हैं लॉन्ग टॉकिंग। ये इसको अपनी इनर मोस्ट जो आंतरिक जो भावनाएं हैं वो तेज आवाज में बोल रहा है, या फिर जैसी भी आवाज में इसको बोल रहा है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, इसको सुन रहा है, इसको क्या है, साइलेंटली सुन रहा है, दैट इज मोनोलॉग। समझ में आया ना, कि जब बातचीत के दौरान एक व्यक्ति लंबा बोलना शुरू कर देता है, दूसरा वाला शांत रहकर उसको सुनता है, वो अपनी आंतरिक भावना जो इनरमोस्ट जो फीलिंग्स है, इनर जो फीलिंग्स है वो उनको एक्सप्रेस करता है, तो वो क्या कहलाता है, दैट इज मोनोलॉग। वो क्या कहलाता है, आपका मोनोलॉग कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, सेलिलोक्वी। सेलिलोक्वी क्या कहलाता है, सेलिलोक्वी में भी क्या होता है, ध्यान देना इसको, इसको ये तो मैंने टॉकिंग बोला ना, इसका ध्यान देना, वन पर्सन स्पीकिंग, इसको बोला जाता है वन पर्सन स्पीकिंग। सेलिलोक्वी में क्या होता है, इसमें तो मोनोलॉग में तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी आंतरिक भावनाएं सुनाता है, लंबी बातचीत, मतलब लंबा व्यक्ति हुए बोलते हुए, और दूसरा वाला क्या करता है, सिर्फ सुनता है। ये अपनी आंतरिक भावनाएं तेज आवाज में, ठीक है, लाउडर वॉइस में इनको सुना देता है। ठीक है, मोनोलॉग। अब बात करते हैं सेलिलोक्वी की। सेलिलोक्वी में क्या करता है कि इसको बोलते हैं आत्म, खुद से बातचीत। इसको ऐसे मान लो, खुद से बात करना, खुद से बात करना, एक तरीके से खुद से ही बात करना। कुछ लोग होते हैं ना, अपने आप से बातचीत करते रहते हैं, ऐसे समटाइम अ पर्सन हु स्पीक्स लाउडली विदाउट नोइंग, दैट एक्चुअली पीपल आर अराउंड दैट पर्टिकुलर गाइज, तो उस व्यक्ति के आसपास में कोई चीजें हैं, या कुछ व्यक्ति हैं उसके आसपास में जो कि लिसनर है, उन चीजों को अवॉइड करते हुए यदि वो मतलब अपनी मन की ही बातें बोलता रहता है, खुद ही खुद मन में, दैट इज सेलिलोक्वी। वो क्या कहलाता है, सेलिलोक्वी। इसीलिए इसको बोलते हैं वन पर्सन स्पीकिंग। और ये क्या होता है, ध्यान देना, इसको समझना, ये ये स्पीकर होता है सेलिलोक्वी में। ये क्या है, सेलिलोक्वी की बात करें, ये क्या है, स्पीकर है। ये क्या करता है, अपनी जो मन की बातें हैं, भड़ास है, सोच है, अपनी थॉट्स हैं, या थोड़ा क्या एक्चुअली कि वर्तमान में कोई करैक्टर है या एक्टर है, उसके दिल में या उस सीन में, मतलब उसके मन में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब किसी एक्टर के दिल में, मन या मस्तिष्क में क्या कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, वो किसी दूसरे को बताने के बजाय, किसी दूसरे करैक्टर को या दूसरे एक्टर को बताने के बजाय, वो क्या करता है, सीधा ऑडियंस को बोलता है, मतलब सीधा ऑडियंस को है ना, डायरेक्टली डिनोट करके नहीं बोलता है, वो क्या है, अपने आप में बोलता रहता है, और इस तरीके से लाउड वॉइस में बोलता है, तेज आवाज में बोलता है, ताकि वो ऑडियंस सुन ले उस बात को, डायरेक्टली ऑडियंस को मतलब टारगेट करके नहीं बोलता है, लेकिन वो क्या है, इस तरीके से बोलता है कि ऑडियंस उस चीज को आराम से सुन ले। इसका मतलब ये जो होती है, ये जो स्पीकर स्पीकिंग होती है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है, ऑडियंस के लिए, किसके लिए, जो श्रोता होते हैं ना, उनके लिए होता है। तो सेलिलोक्वी में क्या होता है, ध्यान देना दोस्तों, इट इज अ वन पर्सन स्पीकिंग, एक ही व्यक्ति बोलता है ऑन स्टेज, और वो अपनी आंतरिक मन या मस्तिष्क में क्या कुछ चल रहा है, या वो वो सूचनाएं देने की कोशिश करता है कि इस सीन में क्या चल रहा है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो दूसरे एक्टर को ना बता के, वो क्या स्टेज में अकेला ही बड़बड़ाता है, या इस प्रकार की तेजी से लाउड वॉइस में इस प्रकार की बातें बोलता है, ताकि वो ऑडियंस सुन ले, और ऑडियंस के दिमाग में ये चीज समझ में आ जाए कि जो एक्टर है उसके मन या मस्तिष्क में क्या चल रहा है, और उस सीन में क्या होने वाला है। समझ में आ गया ना। तो ध्यान देना, मोनोलॉग और सेलिलोक्वी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मोनोलॉग में क्या होता है, एक व्यक्ति, एक करेक्टर, एक एक्टर दूसरे एक्टर को ही बोलता है, लेकिन ध्यान देना वो लॉन्ग टॉकिंग होती है, मतलब लंबी बातचीत होती है एक करेक्टर की, वो इतनी लंबी होती है कि दूसरा साइलेंटली, शांतिपूर्वक उसको सुनता है। ठीक है, वो तेजी से बोलता है, अपने मन या मस्तिष्क की बातें बोलता है, जो भी है, तो वो दूसरे करेक्टर को बोलता है। लेकिन सेलिलोक्वी में क्या है, यहाँ दूसरा करेक्टर नहीं होता है, सिर्फ एक ही करेक्टर होता है, मतलब एक ही एक्टर होता है, वो अपनी मन या मस्तिष्क की बातें क्या तेज तेज बोलता रहता है स्टेज के ऊपर, और बिंदास ऑडियंस उसको सुनती रहती है, और ऑडियंस के समझ में आ जाता है कि इस सीन में क्या चल रहा है। ये
इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये जो चीजें हैं, ये क्या किसमें आती है, ड्रामेटिक स्पीच के अंदर आता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और फिर भी आपको आगे भी मैं ये चीजें अलग से एक वीडियो बना के कुछ जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं उनके बारे में बता दूंगा। अब आगे देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा होगा। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है द्वंद, संघर्ष, द्वंद या संघर्ष जिसे बोला जाता है, मतलब संघर्ष की स्थिति, जिसको कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। तो आपको पता ही, स्ट्रगल एक प्रकार का द्वंद या संघर्ष, दैट क्रिएट्स टेंशन, जो कि टेंशन क्रिएट करता है, जो कि क्या करता है, एक प्रकार का तनाव उत्पन्न कर देता है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। वो क्या कहलाता है, कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। ये हर ड्रामा या प्ले के अंदर होता है। ड्रामा या प्ले के अंदर इस प्रकार के स्टेज आता है जिसमें ऑडियंस के मन में या मस्तिष्क के अंदर एक प्रकार की स्ट्रगल की भावना हो जाती है कि क्या हो, और जो ऑडियंस के मस्तिष्क के में क्या उत्पन्न कर देता है, एक तरीके से टेंशन उत्पन्न कर देता है, वो क्या कहलाता है, कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। ठीक है, बिना नमक मसाला या टेंशन के कोई ड्रामा सक्सेसफुल नहीं होता है। इट इज अ इसेंशियल एलिमेंट फॉर द ड्रामा और अ प्ले, यू नो। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होते हुए भी एग्जाम में अ, मतलब पूछा जाता है जनरली, तो इसको याद रखना। 8 पॉइंट है, करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, चरित्र चित्रार्थ बोलते हैं जिसको हिंदी में, चरित्र चित्रार्थ, जैसे ऐसे बोल सकते हैं करेक्टराइजेशन। तो करेक्टराइजेशन भी एक एलिमेंट है किसका, ड्रामा या प्ले का। तो ये क्या है, इट इज अ प्ले राइट टेक्निक फॉर, ध्यान देना, इट इज अ प्ले राइट टेक्निक, जो ड्रामा लिखता है उसकी एक टेक्निक है, तकनीकी है, फॉर रिवीलिंग द पर्सनैलिटी ऑफ अ करेक्टर, या करेक्टर बोल दो या एक्टर बोल दो। ठीक है, तो ध्यान देना, करेक्टराइजेशन क्या है, चरित्रार्थ क्या है, इट इज अ प्ले राइट टेक्निक, जो कि जो स्टोरी जो स्क्रिप्ट राइटर होता है या प्ले राइटर होता है, उसकी एक तकनीक होती है जो कि रिवील, जो कि उजागर करता है। रिवील का मतलब क्या होता है, उजागर करता है किसको, द पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को, द पर्सनैलिटी ऑफ अ करेक्टर, किसी एक्टर या जो एक्टर परफॉर्मर बोल सकते हो, उसके चरित्र को क्या करता है, या व्यक्तित्व को क्या करता है, वो रिवील करता है, उजागर करता है, किसके, बिफोर द ऑडियंस, बिफोर द ऑडियंस, ऑडियंस के सामने। अब बताओ, करेक्टराइजेशन क्या है, ये एक प्रकार की तकनीक है प्ले राइट की, जो स्क्रिप्ट राइटर होता है उसकी तकनीक होती है, जो कि उजागर करता है क्या, किसी एक्टर की व्यक्तित्व को, किसके सामने, ऑडियंस के सामने। वो क्या कहलाता है, आपका करेक्टराइजेशन कहलाता। अब बताओ, ये भी दो प्रकार का होता है, हालांकि डेप्थ में नहीं पूछते आपको, रीट मेंस में इस तरीके से। करेक्टराइजेशन भी जो प्ले राइट होता है वो दो तरीके से टेक्निक यूज में लेता है। एक तो डायरेक्ट करेक्टराइजेशन, मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, आपको सिर्फ सुनना है इसके बारे में, इतना तो याद रखना, करेक्टराइजेशन होता है क्या, एलिमेंट्स है ड्रामा या प्ले का। तो ध्यान देना, एक तो डायरेक्ट करेक्टराइजेशन होता है, एक इनडायरेक्ट करेक्टराइजेशन होता है। डायरेक्ट करेक्टराइजेशन में क्या होता है, जो प्ले राइट होता है ना, किसी एक्टर के बारे में शुरुआत में क्या बोल देता है कि ये है, ये रामलाल है, इस स्टोरी के अंदर चोर है, ये रामलाल है, श्यामलाल है, इस स्टोरी या ड्रामा के अंदर क्या पुलिसमैन है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, और इस प्रकार से जो भी है, कुछ आपने मूवीज देखी होगी, बहुत सारी मूवीज अभी भी आ रही है ना, तो कभी कभार कुछ मूवीज में आपने देखा होगा, शुरुआत में ही आपको है ना, जो एक्टर्स हैं, जो करेक्टर होते हैं उस स्टोरी में, उनके बारे में कुछ ना कुछ बता दिया जाता है शुरुआत में कहानी के। तो शुरुआत में ही बता दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट करेक्टराइजेशन। लेकिन कभी कभार क्या करता है प्ले राइट्स, क्या करता है, सस्पेंस बनाने के लिए क्या करता है, इनडायरेक्ट करेक्टराइजेशन करता है एक्टर्स की, स्टोरी के अंदर या प्ले राइट के अंदर, और आपने मूवी के अंदर भी देखा होगा इस तरीके से। तो होता है कि नहीं, और वहां पे इनडायरेक्ट करेक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं कि जो एक्टर होता है या परफॉर्मर होता है, उसकी एक्टिंग, उसकी पर्सनैलिटी, और उसका जो परफॉर्मेंस देख के हम क्या, उसके पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, जज करते हैं कि यार ये तो अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी। जो इंसान, आप है ना स्टोरी देख के, आप मूवी देख के पता लगा लेते हो ना, अगर किसी के बारे में नहीं कि ये तो ठीक था, अपना माइंड जज कर लेता है, ये तो ठीक था, ये बुरा था, इस तरीके से तो कोशिश करता है प्ले राइट करेक्टराइजेशन करने की, किसकी, किसी एक्टर्स की। ठीक है, वो इनडायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ करेक्टराइजेशन। और एक डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट का मैंने बता दिया, इसका मतलब अल्टीमेटली वो क्या कहलाता है, करेक्टराइजेशन। तो माइंड में रखना इस चीज को। नेक्स्ट वन देखो दोस्तों, प्लॉट। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एग्जाम में बहुत बार पूछा होगा, तो ये भी याद रखना, प्लॉट। व्हाट इज द मीन बाय प्लॉट, प्लॉट क्या कहलाता है दोस्तों, प्लॉट द सीरीज ऑफ इवेंट दैट मेकअप द स्टोरी। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ दोस्तों, इसको माइंड में रखना। जो घटनाएं होती है, इवेंट्स होती हैं, इवेंट्स होती है, उसकी इवेंट्स की जो श्रृंखला है उसको क्या कहा जाता है, कहते हैं प्लॉट, प्लॉट कहते हैं।
प्लॉट क्या होता है आपको सीधा ही पूछ लेते हैं, द प्लॉट इज, फिर ऑप्शन में दे देगा आपको, तो ये अगर ऑप्शन में आता है तो इस तरीके से। तो प्लॉट क्या है, द सीरीज ऑफ इवेंट दैट मेकअप द स्टोरी, यानी कि घटनाओं की एक श्रृंखला जो कि एक कहानी का निर्माण करती है, घटनाओं की एक श्रृंखला जो कि एक कहानी का निर्माण करते हैं, दैट इज प्लॉट, वो क्या कहलाता है, प्लॉट कहलाता है। ये आपको माइंड में रखना है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। कुछ और बच गए दोस्तों, अभी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा या प्ले के अंदर चल रहा था, तो नेक्स्ट वन देखते हैं, नैरेटिव। तो नैरेटिव क्या होता है दोस्तों, व्हाट इज द मीन बाय नैरेटिव, या इस एलिमेंट का मतलब क्या होता है इसमें, अ स्टोरी विद बिगिनिंग मिडल एंड एंड। तो ध्यान देना, एक कहानी होती है, नैरेटिव का मतलब क्या होता है, एक कहानी, एक कहानी होती है जिसकी क्या है, एक कहानी जिसकी जिसकी क्या होती है, एक शुरुआत होती है, जिसका एक मध्य होता है, और जिसका कोई अंत भी होता है, वो क्या कहलाता है, नैरेटिव। मतलब एक ऐसी इस प्रकार की कहानी जिसका जिसकी शुरुआत भी है, मध्यांश भी है, और उसका क्या है, अंत भी है, वो क्या कहलाता है, नैरेटिव कहलाता है। ये माइंड में रखना, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए दोस्तों, थिएटर। थिएटर क्या कहलाता है, जैसे ड्रामा या प्ले के अंदर आपने थिएटर शब्द सुना होगा, थिएटर का मतलब क्या होता है, जहां पे ड्रामा या प्ले को क्या परफॉर्म किया जाता है, एक ऐसी जगह है जहां ड्रामा या प्ले को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, वो जगह क्या कहलाती है, आपकी थिएटर कहलाती है। क्या कहलाती है, थिएटर। तो थिएटर क्या है, थिएटर वेयर प्ले टेक प्लेस, वेयर वेयर प्ले टेक्स प्लेस, मतलब जहाँ पे जो मतलब जो ड्रामा या प्ले को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, वो क्या कहलाता है, थिएटर कहलाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। एक्टर्स, तो ये तो जनरल वर्ड है, तो ये तो सबको ही पता है कि एक्टर्स क्या होता है, आप मूवीज देखते रहते हो, सबको पता है अभी, ठीक है। बहुत सारी मूवी आई है अभी भी दीपावली के ऊपर, तो आप सब लोगों को पता ही है, मूवी कौन छोड़ता है आप लोग देखते रहते हो ना अच्छी वाली, कोई कॉमेडी देखता है, कोई कुछ देखता है, तो इस तरीके से। तो ध्यान देना, एक्टर्स की बात करते हैं। तो एक्टर्स, द पीपल हु परफॉर्म ऑन स्टेज। एक्टर्स क्या होते हैं, वे लोग होते हैं जो कि स्टेज के ऊपर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। स्टेज के ऊपर क्या करते हैं, परफॉर्म क्या करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक्टर्स कहलाते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, ये तो आपका हो गया कंप्लीट एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। आपको ये भी पूछ लेता है कभी कभी टाइप ऑफ ड्रामा। तो ध्यान देना, टाइप्स ऑफ ड्रामा की बात करें तो दो प्रकार का ड्रामा होता है, ध्यान देना। एक तो ट्रेजेडी, एक होती है कॉमेडी, ठीक है। तो ड्रामा कितने प्रकार का होता है दोस्तों, ये याद रखना, ड्रामा दो प्रकार का होता है, बेसिकली ड्रामा दो प्रकार का ही होता है, बेसिकली ड्रामा इज अ टू टाइप, मतलब टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन ट्रेजेडी एंड सेकंड वन कॉमेडी। तो ध्यान देना, ट्रेजेडी क्या होता है, ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, जिसमें इस प्रकार का ड्रामा जिसमें जो अंत होता है ना, अंत की बात करें, इट इज अ एंडिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंडिंग पॉइंट, यू नो। तो एंड की बात करें ट्रेजेडी के अंदर, कि अंत जो होता है वो दुखांत होता है, दुख वाला इमोशन, जिसमें दुख की भावना होती है। वी जस्ट फील लॉस्ट, यू नो, एट द एंड ऑफ अ ड्रामा, यू नो, वी जस्ट फील वी जस्ट फील लॉस्ट while watching the drama or a play at the end, ठीक है, दैट इज ट्रेजेडी। वो क्या कहलाती है, ट्रेजेडी कहलाती है। हम कोई ड्रामा या प्ले को देखते हैं और अंत में क्या है, अपने आप को क्या अधूरा सा महसूस करें, एक दुख की भावना, वी जस्ट फील द सैडनेस, यू नो, इनसाइड, वी जस्ट फील समथिंग लॉस्ट, यू नो, और कुछ इस प्रकार का कुछ खोज, मतलब कुछ लेकनेस वी जस्ट फील इनसाइड, यू नो, तो वो क्या कहलाती है, ट्रेजेडी कहलाती है, ठीक है। और सेकंड वन की बात करें कॉमेडी, तो कॉमेडी क्या है, कि जब किसी ड्रामा का जो एंड होता है, यू नो, वो क्या है, मजाक के साथ हो, कि बोल सकते हैं ना मूवी में हैप्पी एंडिंग, यू नो, तो सम हैप्पी एंडिंग या एंडिंग विद, यू नो, बोल सकते हैं विद एंटरटेनिंग मैनर, यू नो, एक मनोरंजक या मनोरंजक बोल सकते हैं, इस प्रकार के मैनर के अंदर अगर किस स्टोरी या ड्रामा का अगर एंड होता है, दैट इज कॉमेडी, मजाक के साथ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपका ये ड्रामा कंप्लीट हो गया, यही आपको एग्जाम में घुमा फिरा के इन्हीं एलिमेंट्स के बारे में कुछ ना कुछ शब्दावली पूछ लेगा, और आपको मैंने जो भी बताया ड्रामा के रिगार्डिंग, इसी में घूम फिर के क्वेश्चंस बनते हैं, रीड प्री के अंदर और रीड मेंस के अंदर। अब आगे हम पढ़ते हैं शॉर्ट स्टोरी। अब देखिए दोस्तों, लिटरेरी टर्म्स में हम बात कर रहे हैं किस चीज की, शॉर्ट स्टोरी की। नेक्स्ट वन, या लिटरेरी टर्म्स में जो रीड में पूछा जाता है, वो लास्ट वन है शॉर्ट स्टोरी। तो इसके बारे में आपको दो पॉइंट याद रखने हैं बस, एग्जाम में यही पूछी जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं, आपको दो पॉइंट आपको माइंड में रखना है, और आपका शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट हो गया।
तो ये 2 पॉइंट क्या-क्या है आपको माइंड में ये रखना है। शॉर्ट स्टोरी एग्ज़ैक्टली है क्या? तो ध्यान देना, शॉर्ट स्टोरी इज़ अ ब्रीफ फिक्शनल प्रोज। तो ब्रीफ का मतलब जानते हो, छोटा फिक्शनल काल्पनिक, प्रोज यानी गद्य, गद्य जानते हो ना? प्रोज। तो ध्यान देना, शॉर्ट स्टोरी इज़ अ ब्रीफ, एक छोटी जो फिक्शनल काल्पनिक गद्य कहानी है। नैरेटिव का मतलब मैंने पहले नैरेटिव का अर्थ बता दिया, एक कहानी दैट हैज़ स्टार्टिंग, मिडल एंड एंडिंग, दैट इज़ नैरेटिव, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो शॉर्ट स्टोरी इज अ ब्रीफ फिक्शनल प्रोज, एक छोटी काल्पनिक गद्य कहानी है जो कि दैट इज शॉर्टर, जो कि छोटी होती है देन अ नॉवल। एक जो उपन्यास होता है ना, उससे छोटी होती है। उपन्यास जानते हो ना, उपन्यास से ये छोटी होती है। यूजुअली जो सामान्यतः डील्स विद द, जो कि डील्स करती है विद द फ्यू कैरेक्टर्स। इसके अंदर क्या होते हैं, फ्यू, बहुत ही कम कैरेक्टर्स होते हैं। एक नॉवल के अंदर जो एक्टर्स होते हैं या कैरेक्टर्स की बात करें, तो नॉवल के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, वो लॉन्ग स्टोरी होती है। वो क्या होती है, नॉवल क्या होती है, नॉवल होती है अ लॉन्ग फिक्शनल प्रोज नैरेटिव स्टोरी। ठीक है, नॉवल क्या होती है, नॉवल होती है अ लॉन्ग फिक्शनल प्रोज नैरेटिव स्टोरी। लेकिन शॉर्ट स्टोरी क्या है, शॉर्ट स्टोरी होती है अ ब्रीफ फिक्शनल प्रोज नैरेटिव स्टोरी, एक छोटी काल्पनिक गद्य कहानी, जिस जो कि छोटी होती है नॉवल से, और उसमें क्या कुछ ही कैरेक्टर होते हैं, इक्के दुक्के कैरेक्टर होते हैं, या फिर एक कैरेक्टर के ऊपर आधारित होती है, एक ही एक्टर, या एक ही चरित्र के ऊपर आधारित मान लो। ठीक है, इस तरीके से वो क्या कहलाती है, आपकी शॉर्ट स्टोरी कहलाती है। क्या कहलाती है, शॉर्ट स्टोरी। ठीक है। सेकंड बात करें यदि, आपको समझ जाना चाहिए कि है क्या नॉवल, और अगर शॉर्ट स्टोरी में अंतर देखा जाए, तो नॉवल तो होती है अ लॉन्ग फिक्शनल प्रोज नैरेटिव स्टोरी, बट शॉर्ट स्टोरी क्या है, अ ब्रीफ छोटी फिक्शनल प्रोज नैरेटिव, नैरेटिव मतलब स्टोरी दैट इज शॉर्टर देन अ नॉवल, जो कि नॉवल से छोटी होती है, और वो क्या कुछ ही कैरेक्टर्स के बारे में बताती है। सेकंड वन देखिए दोस्तों, सेकंड वन में क्या, शॉर्ट स्टोरी इज यूजुअली कंसर्न, जो कि सामान्यतः कंसर्न होती है विद अ सिंगल इफेक्ट। उसके ऊपर क्या है, एक ही थीम के ऊपर होती है। यानी कि मतलब शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, एक सिंगल इफेक्ट के ऊपर है। जो भावना चल रही है, दुख की भावना तो दुख की भावना के ऊपर है, कॉमेडी तो कॉमेडी वाली, और कोई इमोशंस आ रहा है तो वो ही इमोशन चलता रहता है शॉर्ट स्टोरी के अंदर। मतलब दैट स्टार्ट विद अ सिंगल इमोशन एंड एंड विद दैट, उसी के साथ वो एंड हो जाती है, तो दैट इज शॉर्ट स्टोरी। तो वो सिंगल इफेक्ट के साथ ही होती है। तो ध्यान देना, शॉर्ट स्टोरी इज यूजुअली कंसर्न विद सिंगल इफेक्ट कन्वीनियंट इन ओनली अ फ्यू सिग्निफिकेंट एपिसोड। और उसमें एपिसोड क्या होते हैं शॉर्ट स्टोरी में, कुछ ही, कुछ एक बोल सकते हैं, बहुत कम एपिसोड होते हैं, विशिष्ट एपिसोड होते हैं, सीन होते हैं। मतलब दैट इज शॉर्टर देन अ नॉवल, इसका मतलब एपिसोड भी क्या होंगे उसमें, कम होंगे। ठीक है। तो यही था आपका शॉर्ट स्टोरी का बेसिक, और यही एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये आपका लिटरेरी जो टर्म्स है, ये वाला टॉपिक हो गया। तो मैंने दो चीजें आपको इंग्लिश में करवा दी, एक तो फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स। अब आगे आपको इंग्लिश के अंदर और भी टॉपिक लेके आ रहे हैं, और साथ में ही पेडागोजी की क्लास भी शुरू कर रहे हैं मंडे से। पेडागोजी की इंग्लिश पेडागोजी है, और कल मतलब जो है अदर सब्जेक्ट वाली, जैसे साइकोलॉजी की रेगुलर है। तो आपको है ना दिसंबर 15 दिसंबर तक इंग्लिश साइकोलॉजी, और आपको एक कमेंट मतलब कमिट किया था मैंने, वो मतलब प्रॉमिस किया था किसके लिए, साइंस के लिए। साइंस में भी क्या मतलब जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, और उसकी पेडागोजी, तो वो दिसंबर के भीतर भीतर आपका सारा ये कोर्स हो जाएगा प्री के अंदर। तो देखिए दोस्तों, ये तो क्या शॉर्ट टाइम में आपके लिए इस प्रकार की चीज़ें हैं, ये बताई जा रही है आपको। और यूजुअली मैंने आपको मेरे बारे में बता ही दिया था कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है रीड के साथ। तो आप ये जो चैनल है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सपोर्ट करें, ताकि मैं अच्छी खासी ऊर्जा के साथ आपके साथ लगा रहूँ, और आपका प्रेम बरकरार रहे मेरे साथ। इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।